बता नहीं सके। रविवार के दिन अंकिता देर से जागी और घर का सारा काम अनमने ढंग से किया। नाश्ते के वक्त दीपक अंकिता से पूछता है, तुम्हारा थर्ड पार्ट का एग्जाम कब है? अंकिता कटोरी से सब्जी निकालते हुए बोली, फरवरी में है, अभी 1.5 महीना बाकी है। अच्छे से पढ़ाई करो और रिजल्ट अच्छा करना, दीपक पूरी मुंह में ठूंसता हुआ कहता है। अंकिता अपना सिर हिलाकर हाँ कहती है। उसे यकीन हो जाता है कि दीपक एग्जाम का डेट क्यों पूछ रहा है। बाथरूम में जाकर वह खूब रोती है। नहाकर पूजा करने के बाद वह सीधा दीपक के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है, भैया अगर आप नाराज न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि प्रवीण भैया को किस बात के लिए हाँ का इंतजार रहेगा? दीपक टीवी का चैनल बदलते हुए रुक गया और अंकिता की तरफ देखकर कहा, अमरीश के परिवार वाले तुमको अपने घर की छोटी बहू बनाना चाहते हैं। अमरीश के परिवार वालों ने तुमको पसंद भी कर लिया है, सिर्फ मेरे हाँ का इंतजार है उन्हें। इतना सुनते ही अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर हिम्मत कर दीपक से पूछा, तो आपने क्या सोचा? मैंने अभी तक हाँ या ना नहीं कहा, पर मैं चाहता हूँ कि जब इतना अच्छा रिश्ता बिन खोजे आ ही गया है तो मुझे हाँ कह देना चाहिए, अगर तुमको कोई ऐतराज ना हो तो। ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं। फिर अमरीश सरकारी नौकरी भी करता है, बहुत जल्द वह अफसर भी बन जाएगा। दीपक अंकिता के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहता है। अंकिता दीपक की बात सुनकर समझ जाती है कि अगर मैं मना कर दूं तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मना करने का कारण उसके पास नहीं है और दीपक मन ही मन निर्णय ले चुका है। इसलिए वह सीधे वहां से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। खिड़की के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। मुझे भैया को मना कर देना चाहिए कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, पर क्या भैया मानेंगे मेरी बात, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। वह सोचती ही रहती है कि उसका मोबाइल बज उठता है। वह मोबाइल देखती है तो माधव का मैसेज आया, बेबी क्या कर रही हो? अंकिता मैसेज तो पढ़ लेती है पर कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर सोच में डूब जाती है कि मैं माधव को क्या कहूँ, वह मेरी शादी की बात सुनकर पागल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं माधव से प्यार करती हूँ और वह तो मुझे बेपनाह प्यार करता है। मैं एग्जाम के बाद माधव से मिलकर सब कुछ समझा दूंगी। इतने में माधव का मैसेज फिर आता है, बेबी रिप्लाई तो दो, आज तुमने न कोई कॉल की और न ही कोई मैसेज। शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया क्या तुमने? बेबी रिप्लाई करो, मैं सुबह से तुम्हारे मैसेज और कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। अंकिता मैसेज पढ़कर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है और बिस्तर पर लेट जाती है। अपना चेहरा तकिए पर छिपाती हुई सिसक सिसक कर रोती है। फिर टेबल पर रखे पत्थर के चांद पर अंकिता की नजर जाती है। वह चांद जिसे माधव ने अंकिता के बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। अंकिता के आंसुओं से तकिया पूरी तरह भीग जाता है। अंकिता को अपने ही कमरे में अब घुटन होने लगती है। फिर वह छत पर चली जाती है। अंकिता की नजर उस पेड़ पर पड़ती है जहां माधव पहली बार उससे मिलने आने पर इंतजार कर रहा था। वह मन ही मन फैसला करती है कि थर्ड पार्ट तक सामान्य बनी रहूंगी। माधव को किसी प्रकार का कोई आभास होने नहीं दूंगी। वह सारा दिन और रात मोबाइल बंद करके रखती है। अगले दिन अंकिता कोचिंग क्लास जाती है। माधव से मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। माधव अंकिता के नजदीक आकर कहता है, मुझसे क्या कोई गलती हुई है जिसके कारण तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो और न ही मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही हो? ऐसी बात नहीं है। हमें कल एक रिश्तेदारी की शादी में एक गांव में जाना है जहां मोबाइल का टावर नहीं है, वह भी 5 दिनों के लिए। इसलिए शादी में जाने के लिए बैग तैयार कर रही थी और भैया भी कल घर से बाहर नहीं निकले। 5 दिन बाद हमारी कोचिंग क्लास भी समाप्त हो रही है और मैं नहीं रहूंगी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चलो पानीपुरी खाते हैं। दोनों उसी पानीपुरी के ठेले पर जाते हैं जहां दोनों ने पहली बार पानीपुरी खाए थे। फिर दोनों पिज्जा हट पर भी गए। अंकिता ने 2 पिज्जा ऑर्डर किए। माधव पिज्जा बड़े चाव से खा रहा था और अंकिता उसे देख रही थी। अंकिता जानती थी कि माधव के साथ उसकी यह अंतिम मुलाकात है और इसके बाद दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। दोनों पिज्जा हट से बाहर निकलते हैं। अंकिता माधव को प्यार भरे अंदाज में देखती है और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। माधव ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आज तो तुम मुझे बड़े प्यार से देख रही हो। ऐसा लग रहा है मानो तुम मुझे छोड़कर बहुत दूर जाने वाली हो। वह माधव के गालों पर हाथ रखकर कहती है, माधव तुम बहुत क्यूट हो, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकती। आई लव यू टू अंकिता। मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, पर आज तुम मुझे कुछ ज्यादा ही भावुक लग रही हो।
नहीं माधव, सोच रही हूँ कि अगर हम दोनों एक नहीं हो पाए तो हम कैसे जिएंगे, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे जी पाओगे। माधव, तुम एक वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियोगे। वादा करो मुझसे। अंकिता, तुमको नहीं लग रहा है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही हो? हमारे पास सारी जिंदगी पड़ी है। हाँ, मैं भावुक हो गई हूँ क्योंकि सच्चे प्यार करने वाले बहुत कम ही एक हो पाते हैं। इसलिए वादा करो तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। वादा करता हूँ, पर तुम भी वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। माधव, मैंने वादा करना छोड़ दिया है, पर हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी यादों में। इतना कहकर वह अपनी साइकिल पर चढ़ती है, पीछे मुड़कर माधव की ओर एक बार देखती है, फिर चल देती है। उसे फिर पीछे मुड़कर देखने का इच्छा होती है, पर मुड़कर नहीं देखती क्योंकि वह अपनी आंखों के आंसुओं को माधव को दिखाना नहीं चाहती थी। अंकिता घर पहुंची। दीपक ऑफिस से आ चुका था। उसने अंकिता को लेट आते देखा तो पूछ बैठा, आज आने में इतना लेट क्यों हो गई? भैया, दरअसल आज हमारी कोचिंग क्लास का अंतिम दिन था। हम सभी फेयरवेल पार्टी मनाने लगे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अंकिता ने दीपक से झूठ कहा। अच्छा सुनो, कल अमरेश के घर वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि प्रवीण बोल रहा था कि स्नेहा की शादी में सभी रिश्तेदार आए थे। जो अभी तक नहीं गए तो अपने सभी रिश्तेदारों के साथ तुमको देखने आने वाले हैं। तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सज धज कर बूढ़े बूढ़ियों के पास बैठ जाना है। मैंने खाने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। अंकिता ये सुनकर खड़ी खड़ी रोने लगती है। अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछती है, फिर दीपक के सामने आकर बैठ जाती है और दीपक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए अंकिता दीपक से सिर्फ इतना ही बोली कि इस बार भी मेरे भाग्य का फैसला आपने कर लिया।